स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी किंगडम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 एमसीक्यूज। क्योंकि बायोलॉजी में आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि विद इन 25 मिनट्स हम इसको कवर करें, और मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स ये मैक्सिमम है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी अच्छी स्पीड के लिए ये 20 मिनट तक में तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द assertion एंड रीजन पार्ट। ओके, सो assertion एंड रीजन पार्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जिसमें पोलर मॉलिक्यूल्स कैनॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। ओके, पोलर का मतलब आप समझ जाओ, पोलर का मतलब होता है चार्ज्ड। ठीक है, मतलब जिसके पास चार्ज है, और जिसके पास भी चार्ज होगा वो कैसे होगी, हाइड्रोफिलिक होगी। ठीक है, और आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसको अलाउ करती है, अलाउस ओनली हाइड्रोफोबिक मोइटी के होते हैं, जो हाइड्रोफोबिक मोइटी के होते हैं उसको अलाउ करती है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, ये खुद ही किससे बनी हुई है, मेड अप ऑफ लिपिड। लिपिड लिपिड क्या है, लिपिड एक हाइड्रोफोबिक है। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन खुद हाइड्रोफोबिक है, तो वो चाहेगी कि वो अपने फ्रेंड को अलाउ करे, तो इसीलिए ये हाइड्रोफोबिक मोइटी को अलाउ करती है, या फिर इट विल अलाउ न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल चीजों को भी अलाउ कर देगी, लेकिन चार्ज वाले चीजों को आने में दिक्कत होती है, हाइड्रोफिलिक चीजें नहीं आती है। तो यहाँ पे एजर्शन यही कह रहा है कि पोलर मॉलिक्यूल्स कैनॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। ठीक है, नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर में ये पास नहीं करती है। नॉन पोलर का मतलब क्या है कि ये हाइड्रोफोबिक है, तो लिपिड चार्ज नहीं है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, नॉन पोलर। नॉन पोलर दैट इज न्यूट्रल। इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो हम क्या करेंगे, एजर्शन इज करेक्ट। सो पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, क्योंकि हाइड्रोफिलिक वाले को डिफिकल्टी होगी। रीजन आप समझ में आ गया, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से मिलकर बनी है, लिपिड और प्रोटीन, जिसमें जो लिपिड है वो हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, इसीलिए वो कहेगी कि मैं सिर्फ हाइड्रोफोबिक वाले को अलाउ करती हूँ, हाइड्रोफिलिक वाले को नहीं करती हूँ। रीजन देखिए, इसका रीजन ये क्या कह रही है, पोलर मॉलिक्यूल रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये बात बिल्कुल सही है, किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल को अगर आपको सेल के अक्रॉस क्रॉस करवाना है, तो आपको एक चैनल या कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, अगर किसी भी, जैसे आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम ये दोनों चार्ज है, इसके केस में आपको किसकी जरूरत पड़ सकती है, पंप की। तो यानी पंप भी क्या है, एक तरह का कैरियर या चैनल प्रोटीन है, तो इसका रीजन सही है। ठीक है, तो यानी कि पोलर मॉलिक्यूल क्यों नहीं पास करती है, क्योंकि उसको पास करने के लिए क्या चाहिए, चैनल और ये चाहिए। इसका मतलब रीजन भी एजर्शन जो क्वेश्चन कर रहा है उसको क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसको आपको क्वेश्चन की तरह पढ़ना है, इसको आपको आंसर की तरह पढ़ना है। ठीक है, पहला था क्वेश्चन, इसीलिए हमने इतना टाइम लिया, बट आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये कहना चाह रहा है उसमें आप वाई लगा दीजिए कि क्योंकि, या फिर ऐसा लगा दीजिए क्योंकि। ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये वही आंसर मैच कर रहा है जो मैंने पढ़ा है या फिर जो मुझे पढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो, आप ध्यान से देखो कि ये जो आपका न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर है उसमें आपने देखा होगा कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा भी नहीं है। मैं आपको एकदम क्लियर कट सिंपल विद इन 2 मिनट्स बनाकर दिखा रही हूँ। ये आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो गैप्स है ये न्यूक्लियर पोर्स है। ठीक है, जिससे चीजें आर पार दोनों डायरेक्शन में जाती है, बाई डायरेक्शनल चीजें जाती है। ठीक है, और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के बारे में एक बार रिकैप कर लेते हैं बच्चों। न्यूक्लियोलस जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। क्या ये एक सेल ऑर्गेनल है, यस इट इज अ सेल ऑर्गेनल। कहाँ पाया जाता है, फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस, अनदर सेल ऑर्गेनल के अंदर। ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर है, जैसे राइबोसोम भी तो एक सेल ऑर्गेनल है, वो किसके अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सो सेल ऑर्गेनल कभी कभी किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये इसके इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, जिसके चलते इसका जो कंटेंट है, ये क्या है, ये वाला जो जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। सो जो इसका कंटेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ साथ ही ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस है, कंटेंट कॉन्टिन्यूअस। क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। अंडरस्टूड। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस कंटिन्यूअस होता है रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ।
सो यहाँ पे हम लिखेंगे एजर्शन सही है। क्यों कंटिन्यूअस होता है? क्योंकि इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। यही रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और देखो यही वाला रीजन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूक्लियोलस इज नॉट कवर्ड विथ एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन। इसका मतलब एजर्शन रीजन दोनों सही तो है ही, साथ में ये इसको एक्सप्लेन भी कर रही है। इसका मतलब द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट। सेम इस केस में भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट विल बी द करेक्ट, जो एक्सप्लेन करती है, जो कि मैंने टिक लगाना भूल गई थी। इट्स ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। पहला एजर्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम आर नॉट इन्वॉल्व इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को समझने का तो अभी ज्यादा टाइम नहीं है, बट हम एक बार रिकैप करेंगे, कॉन्सेप्ट को छोड़ेंगे नहीं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दे रही हूँ जो कि बहुत बहुत हेल्पफुल है एग्जाम के लिए, दैट इज गर्ल वी। गर्ल वी, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या इन्वॉल्व है, ई आर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है, जी मीन्स गोल्जी बॉडी इन्वॉल्व है, एल मीन्स लाइसोसोम इन्वॉल्व है, और याद रखना जो ये लाइसोसोम है ये गोल्जी बॉडी ही बना रही है, वी मीन्स वैक्यूल। ये चार इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है, रीजन क्या है कि जो आपका प्रोटीन है, वो कहाँ बनता है, प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग होता है, कहाँ होता है, ये होता है ईआर में। मतलब ईआर में प्रोटीन बनाई जाती है। ये प्रोटीन पैक होने के लिए कहा जाता है, यानी कि मान लो कि ये प्रोटीन बना, तो ये प्रोटीन एक वेसाइकल में पैक कहाँ होता है, पैकेजिंग कहाँ होती है, तो ये होती है आपकी गोल्जी में। पैकेजिंग के बाद ये पैकेज होकर निकलता है, इसको सेल के अंदर रहना है, ये सेल के बाहर जाना है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये सेल के अंदर रह गई तो ये हो सकता है लाइसोसोम बन जाए, तो ये लाइसोसोम बनेगी, एंड देन वैक्यूल। वैक्यूल भी पाया जाता है इन सब के। मान लो कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा प्रोटीन है जो काम करनी है, कुछ ऐसा चीज है जिसको स्टोर करके रखना है, तो वैक्यूल उसके लिए काम आती है, ठीक है। इसका मतलब ये सबके सिस्टम आपने क्या देखा, इंटरकनेक्टेड देखा, इंटरकनेक्टेड। कहीं पे भी आपने सुना कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का रोल आया? नहीं। आपने कहीं पे भी सुना कि क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व हुए? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि ये सबके फंक्शंस इसके साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है। और देखो ये यही चीज एक्सप्लेन कर रही है कि इन सबके फंक्शंस जो है वो एक्चुअली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के साथ जो भी आपके ऑल जो भी आपके ये ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व है इनके साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं होती है। अंडरस्टूड? सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट assertion reason है smooth endoplasmic reticulum is frequently absorbing protein secretory cell। ध्यान से सुनो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसका मेन काम है लिपिड बनाना, और इसका मेन काम है प्रोटीन बनाना, ठीक है। प्रोटीन सिक्रेटरी सेल में तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, और ये दोनों मिलकर के सेल मेम्ब्रेन भी बनाती है, जिसको हम बोलते हैं सेल बायोजिनेसिस, ठीक है, या फिर सेल में भी सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो यानी कि जब भी आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखे ये लिपिड बनाएगी, और रफ दिखे तो ये प्रोटीन बनाएगी। तो यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन आप देख रहे हो यानी कि ये गलत हो गया, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिक्रेटरी वाले में तो नहीं दिखेगी। Lumen of smooth endoplasmic reticulum is the only storage site of secretory protein। अब देखो कह रहा है कि ये secretory प्रोटीन का साइट है, तो जब ये प्रोटीन ही नहीं बनाती तो ये secretory प्रोटीन कहाँ से स्टोर करेगी? तो यानी both assertion and reason are false। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया, assertion ये कह रही है माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यस, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हाँ वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। और कैसे होती है? C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ ही साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। साथ ही साथ ये क्या देती है? कई सारा एटीपी देती है। सो इट विल एक्चुअली प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एटीपी। हाउ मच? 36 एटीपी, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? इन माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यस, कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए होगा। So both assertion and reason are correct and it is the correct explanation of the A. Next, microtubules. Microtubules are present in eukaryotic cell। हमने देख लिया ऑलरेडी, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। So microtubules जो है वो प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। दिस इज ट्रू, ठीक है। So assertion is true क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल वाले स्ट्रक्चर से ही सीलिया फ्लैजुला बनते हैं। सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, फ्लैजुला, सीलिया, स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म बाय माइक्रोट्यूब्यूल। दिस इज ट्रू, यस।
क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि इसी से ही क्या बनता है, ये सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल बिकॉज सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, सीलिया, ये सब माइक्रोट्यूब्यूल से बनाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट देखो, एक मैच द कॉलम दिया हुआ है। मैच द कॉलम में पहला वाला जो है वो सेल का टाइप है, और जो दूसरा वाला है वो क्या है, साइज है। ठीक है, अब देखो पीपीएलओ को लेकर के मैं पहले ही बता दूं, पीपीएलओ को लेकर के एनसीईआरटी का खुद ही कंफ्यूजन दूर नहीं होता है। एक जगह पे तो इसने दे रखा है कुछ और, एक जगह पे 0.3 माइक्रोमीटर है, अ, कई जगह पे 0.1 माइक्रोमीटर तक भी है। तो यानी कि एग्जाम में कभी या तो ये दिया जा सकता है या तो ये दिया जा सकता है। सो यू हैव टू चूज द वन जो कि दिया गया है। दोनों नहीं देंगे क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, और देंगे तो प्लीज अटेम्प्ट करके आना, बिकॉज द रीजन इज कि आपको बोनस मिलने का चांस रहेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में ये ऐसा मेंशन है, मैं आपको कभी दिखा दूंगी। अभी फिलहाल के लिए पीपीएलओ को तो समझ में आ गया कि इसका तो थर्ड होगा, बी का 3 होगा। ठीक है, कई सारे ऑप्शन में है, तो जब भी आपको ऐसा है ना तो आप एलिमिनेशन फटाफट करो। यानी कि जब आप श्योर हो कि बी का थर्ड होगा तो फर्स्ट और फोर्थ तो होगा ही नहीं, सेकंड और इसमें। और ए में देखो, वायरस, वायरस का साइज तो बहुत छोटा होता है, 0.02। पीपीएलओ क्या है, पीपीएलओ तो एक बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा जिसको कहते हैं, और ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। ठीक है, और 0.2 से 0.2 माइक्रोमीटर वायरसेस का होगा, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 सिर्फ सेकंड ऑप्शन में है, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट हो जाएगा सेकंड। बाकी का भी हम चेक कर लेंगे, सी का 2। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हम जल्दीबाजी में एक दो ही ऑप्शन देख के कर ले, कभी कभी ऐसा हो सकता है, चीजें गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए बाकी का भी चेक करेंगे। सी का 2 है 10 से 20 माइक्रोमीटर, जो करेक्ट है, और डी का 1 बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर, बिल्कुल सही है। So moving ahead with the next question, which of the following statement is incorrect about the lysosome? Lysosome के बारे में आपको क्या पूछा है, इनकरेक्ट। सबसे पहले आप अंडरलाइन क्या करोगे, इनकरेक्ट। क्वेश्चन करने का यही तरीका है, आपसे गलत पूछा गया है, रॉन्ग क्या है। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, बिल्कुल सही है ये, उसी के टाइम पे एक्टिव होता है। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड है, यस, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये भी आप याद रखेंगे। दिस इज ऑल्सो ट्रू। लाइसोसोम फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक, नो, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया इसकी पैकेजिंग कहाँ होगी, गोल्जी, क्योंकि पैकेजिंग का काम ही किसका है, गोल्जी का। अंडरस्टूड। लाइसोसोम हैव अ न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये भी सही है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये गलत है। सो नेक्स्ट पार्ट इज एजर्शन। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल का मतलब, सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है, सेमी का मतलब होता है हाफ, सो इट इज हाफ डिपेंडेंट अपॉन द न्यूक्लियस। सो ये अपना खुद का प्रोटीन बना लेती है कुछ कुछ, और कुछ प्रोटीन के लिए ये डिपेंडेंट होती है किस पे, न्यूक्लियस पे। तभी तो आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस पे ऐसे पोर्स लगे हैं, क्या, क्योंकि अगर बाहर से मतलब न्यूक्लियस के अंदर से बन करके प्रोटीन जाएगी कहाँ पे जाएगी, इस माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पे भी तो पोर्स लगे होंगे, यस पोर्स लगे हैं, और ये पोर्स से ही बनकर प्रोटीन अंदर जाएंगे। यानी कि इसके पास खुद का क्या है, खुद का राइबोसोम है, खुद का डीएनए है, भले ही प्रिमिटिव है, सर्कुलर वाला है, 70s राइबोसोम है, तो ये कुछ हद तक प्रोटीन बना लेती है, लेकिन बाकी प्रोटीन के लिए इसको डिपेंड होना पड़ता है किससे, बॉस ऑफ द सेल से, जो कि क्या है, न्यूक्लियस। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। They are formed by the division of pre-existing organelle as well as contain DNA but lack protein synthesis machinery। कह रहा है कि इसके पास कोई प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी ही नहीं होती। मैंने तो अभी बताया कि राइबोसोम है तो ये कुछ प्रोटीन खुद से बना पाती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो एजर्शन सही हो जाएगा, रीजन रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्टूड। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज, एजर्शन कह रहा है कि फिम्ब्रे आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर। देखो बैक्टीरिया में जो फिम्ब्रे होता है वो ट्यूबुलर नहीं होता, ट्यूबुलर क्या होता है, पिलाई, ये होता है ट्यूबुलर। और फिम्ब्रे कैसा होता है, ये होता है ब्रिसल लाइक। और फ्लैजिला किससे होता है, क्या होता है, फ्लैजिला बना होता है फ्लैजिलीन प्रोटीन से। ये तीन स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया के आपको याद रखने हैं। ठीक है, ब्रिसल लाइक फिम्ब्रे, फिम्ब्रे का काम क्या है, पिलाई का तो काम पता है हमें, पिलाई का काम क्या है, इट हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फिम्ब्रे का काम क्या है, अटैचमेंट में हेल्प करता है रॉक्स वगैरह से। फ्लैजिला का काम क्या है, ये तो प्रॉपर मोटिलिटी में इसका रोल है, यानी कि मूवमेंट में रोल है। तो देखो कह रहा है कि फिम्ब्रे इलोंगेटेड ट्यूबुलर है, बिल्कुल गलत है। मैंने कहीं नहीं बोला कि फिम्ब्रे इलोंगेटेड और ट्यूबुलर है।
नो, स्पेशल प्रोटीन से सिर्फ फ्लैजिला बना हुआ है। रीजन, पिलाई आर स्मॉल ब्रिसल लाइक, नो, पिलाई ब्रिसल लाइक नहीं है, ये भी रॉन्ग है, यानी इसमें बोथ एजर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग। सारी एनसीईआरटी की चीजें हैं, बस उसको समझना है, उसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लास्टिड डिफर्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन। प्लास्टिड के पास भी, सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इन दोनों के पास, इन दोनों के पास 70S राइबोसोम है, इन दोनों के पास सर्कुलर डीएनए है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। थैलेकॉइड, यस, क्लोरोप्लास्ट के पास, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट तो प्लास्टिड का ही एक टाइप है, और ये है आपका थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? प्लास्टिड के पास है। इसको बोलते हैं क्या? थाइलाकॉइड। इस एक स्ट्रक्चर को कहते हैं, इस पूरे को क्या कहते हैं? इस पूरे को ग्रैना कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, और इसी थैलेकॉइड के अंदर आपका क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, ल्यूमेन, ये जो स्पेस खाली है उसमें, और क्लोरोफिल जो है वो भी इसी के अंदर पाई जाती है। अंडरस्टूड? ये पूरा चीज हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस में। नाउ डीएनए का प्रेजेंस तो दोनों में था, सो द आंसर विल बी प्रेजेंस ऑफ थैलेकॉइड। Which of the following statement is not true for the plasma membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए क्या सही नहीं है? सुनो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर आप देखोगे, सो आपको ऐसा करके कुछ दिखेगा। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये लिपिड का बाइलेयर है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स बनाए हैं मैंने। ये आपकी प्रोटीन्स है, कुछ प्रोटीन्स अंदर की तरफ है, कुछ प्रोटीन बाहर की तरफ है, ठीक है, ये प्रोटीन है। सो अभी मैं लेबल कर देती हूँ क्या 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 है। दिस इज प्रोटीन, दिस इज व्हाट? लिपिड, और ये लिपिड का वो टेल वाला पार्ट है, और ये लिपिड का वो हेड वाला पार्ट है, ठीक है। ध्यान रहे, लिपिड में ये हेड वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, और ये टेल वाला पार्ट जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है। इसीलिए ये आपस में ऐसा इंटरेक्शन बना के रखते हैं, क्योंकि इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, उससे खुद को बचने के लिए, ठीक है। सेल के बाहर मीडियम में भी पानी है, और अंदर साइटोप्लाज्म में भी वाटर है, इसीलिए ये इस तरह से अरेंज होते हैं, और इस पूरे को लिपिड बाइलेयर कहते हैं। ध्यान रखना, इसके पास कुछ आपको ऐसे टैग्स मिल जाएंगे जो लिपिड से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट देखो लिपिड के हेड से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको वर्ड का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलकर के क्या बनता है? ग्लाइकोलिपिड। जब यही चीज किससे जुड़ा होगा? जब यही वाली चीज आपकी जुड़ी होगी इस वाले से, प्रोटीन से, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइको प्रोटीन। इसका मतलब जब कार्बोहाइड्रेट इस प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, इसको कहेंगे हम ग्लाइकोप्रोटीन। तो ऐसा कुछ आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। सो नाउ अभी ये क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करते हैं। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में पाया जाता है, अगर बैक्टीरिया भी लिखा होता तो भी ये स्टेटमेंट सही होता, ठीक है। नेक्स्ट, लिपिड इज प्रेजेंट इन एज अ बाइलेयर इन इट, यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड विद द लिपिड बाइलेयर, यस, मतलब कि अंदर की तरफ है जो पार्शियली बरीड है, उसकी तरफ है, एज वेल एज इट इज लूजली एसोसिएटेड, ठीक है। बट it is saying that carbohydrate is never found, so this statement is wrong, because I have told you it actually found like as a tag. So these are what? These are tags, these are tags. ये सेल के आइडेंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये पाए जाते हैं एज अ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। So the next part is a structure of collagen discovered by G.N. Ramchandra is described है। अब देखो नीट का जो लेवल है उस तरह से वो बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आगे जब सेल का चैप्टर स्टार्ट होता है उससे पहले का ये पेज है, इसमें उन्होंने कहा था कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेजन जो डिस्कवर किया था जी.एन. रामचंद्रा में, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था। क्या मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूं इसको समझने के लिए, सो दैट यू कैन टेक दिस टाइम और अंडरस्टैंड। यस, सो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है।
ये बिल्कुल लर्निंग पर बेस है। और याद रखना कि जीएन रामचंद्रन जी जो थे वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुए थे लिनस पॉलिंग से। ठीक है, लिनस पॉलिंग से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिपल हेलिक्स, और ये बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सो द आंसर विल बी 4 ट्रिपल हेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कितने स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यस, ये स्टेटमेंट किसका था, रुडोल्फ पर्को ने बताया था जब वो सेल थ्योरी दे रहे थे। पहला तो सही है। दूसरा, प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता, गलत है बेटा। राइबोसोम ओनली सेल ऑर्गेनल है जो कैसी है, विदाउट मेम्ब्रेन वाली है, और वो कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ऑल प्रोकैरियोट्स सब में पाई जाएगी, क्योंकि प्रोटीन्स तो बनेगा ही बनेगा, एसेंशियल है। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल हैव ओनली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। नहीं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल राइबोसोम भी तो है, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, सेंट्रोसोम हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन प्लांट एंड एनिमल्स, रॉन्ग। आई हैव टोल्ड यू जो सेंट्रियोल है या सेंट्रोसोम है ये सिर्फ किस में पाया जाता है, ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। सो कितने स्टेटमेंट हमारे सही हुए, सिर्फ एक, दैट इज द फर्स्ट वन। ऐसे क्वेश्चन नीट में कई बार आ रहे हैं, अभी थोड़ा लेंदी माना जाता है, बट अगर आप चीजों को याद रखोगे तो आप कर पाओगे। Okay, regarding the genetic material in the prokaryotes, okay, the main chromosomal DNA is linear. No, कैसा होता है ये लीनियर वाला ही ऐसे 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 करके पैकिंग करके कंप्लीट कैसा बन जाता है, इट विल बिकम सर्कुलर, एंड ऑलवेज रिमेंबर इट इज डबल स्ट्रैंडेड। अंडरस्टूड। और प्लाज्मिड डीएनए भी कैसा होता है, प्लाज्मिड डीएनए तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है जो बैक्टीरिया का यूनिक कैरेक्टर है, ऐसा होता है। सो प्लाज्मिड डीएनए भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है। अब इसके रिगार्डिंग दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन थर्ड, ओके, ऑप्शन थर्ड, बोथ आर करेक्ट। मेसोसोम इन बैक्टीरिया आर फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। देखो मेसोसोम एक्चुअली क्या करता, क्या है, ये मेसोसोम कुछ ऐसा है जो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग के रूप में पाया जाता है। अब इसका रोल क्या है कि रेस्पायरेशन का कुछ काम करता है, बिकॉज इट हैज एंजाइम्स फॉर द रेस्पायरेशन, जिसके चलते ये रेस्पायरेशन कर पाता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, दो सेल को ऐसे बांटने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ इसके फंक्शन है जो इसमें करता है। और मेसोसोम एक क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही मॉडिफाइड एक्सटेंशन स्ट्रक्चर है, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, एंड इट कंटेन्स पिगमेंट्स इन साइनोबैक्टीरिया। नो, साइनोबैक्टीरिया के बारे में जान लो। साइनोबैक्टीरिया जो है ये कॉकस शेप का बैक्टीरिया है। ठीक है, ये कैसा बैक्टीरिया है, कॉकस शेप का, इसके पास कोई भी फ्लैजला नहीं है। ओके, और ये कैसी है, फोटो सिंथेटिक, फोटो सिंथेटिक ऑक्सीजेनिक, मतलब ये ऑक्सीजन रिलीज करने वाली बैक्टीरिया है। ठीक है, और और ये कैसे कर पा रही है ऐसा, क्योंकि इसके पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्रोमेटोफोर्स, और इस क्रोमेटोफोर्स में ही क्या लगे हुए हैं, पिगमेंट्स लगे हुए हैं, जिसके चलते ये क्या बना पाती है, फूड बना पाती है या फोटोसिंथेसिस कर पाती है। तो याद रखना, क्रोमेटोफोर्स बैक्टीरिया में वो स्ट्रक्चर है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, और रेस्पायरेशन वो में हेल्प करने वाली कौन सी स्ट्रक्चर है, मीजोसोम। सो सारे बैक्टीरिया में और सारे इसमें फोटोसिंथेसिस, सारे बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो सारे बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर्स भी नहीं पाए जाते हैं। सो यानी कि ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग। सो क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका, ऑप्शन विल बी द फर्स्ट वन। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड फेस डिफिकल्टी इन पासिंग थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी हाइड्रोफिलिक मोइटी को, हाइड्रोफोबिक को नहीं होगी क्योंकि वो न्यूट्रल है। सॉल्युबल इन लिपिड इसको भी नहीं होगी। सारे सब्सटेंस नहीं मूव कर सकते, सिर्फ और सिर्फ किसको प्रॉब्लम होगी, हाइड्रोफिलिक वाले को, क्योंकि आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड वाला जो पार्ट है दैट इज actually what it is basically hydrophobic, so it will not allow the hydrophilic part. Next, identify the correct statement regarding to the cell envelope of a prokaryotic cell. Cell envelope समझ लो पहले, cell envelope में तीन स्ट्रक्चर शामिल है। सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन जो कि सभी में लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है, बैक्टीरिया में भी। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेल वॉल एंड द लास्ट स्ट्रक्चर इज ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स लूज भी हो सकते हैं और साथ में कैप्सूल भी हो सकते हैं। ठीक है, लूज स्लाइम लेयर कहते हैं और टाइट वाले को हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। सेल वॉल की अगर मैं बात करूं, सेल वॉल किससे बना है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो ये बेसिकली सभी में ऑलमोस्ट सेलेक्टिवली परमिएबल होता है और इन तीनों स्ट्रक्चर को मिलाकर हम क्या कहते हैं, सेल एनवेलप। अंडरस्टूड। सो पहला स्टेटमेंट अब हम पढ़ेंगे, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल envelope is called glycocalyx, yes, which may be present as loose sheath that is called as slime, और thick और tough वाले को capsule कहेंगे। yes, this is true. So moving ahead, that is second question, the cell wall determines the shape of the cell. yes, जो cell wall है वो क्या determine करता है, शेप कैसा होगा सेल का। सेल मेम्ब्रेन का कोई शेप नहीं होता है, याद रखेंगे, सेल वॉल ही शेप देती है। It also provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. ठीक है, क्योंकि सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया को बर्स्ट करने नहीं देती है, कोलैप्स करने नहीं देती है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इट ऑल्सो इंटरेक्ट्स द आउटसाइड वर्ल्ड, ये भी करेक्ट है। इसके बाद बैक्टीरियल सेल को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में बांटा गया है ऑन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेन नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब सारे सही है एक्सेप्ट 4। हमसे क्या पूछा गया था, करेक्ट ही पूछा गया था। गुड, सो आई रियली होप यू अंडरस्टूड। द नेक्स्ट पार्ट इज, ये डायग्रामेटिक बेस है और क्लोरोप्लास्ट से इसमें आपसे पूछ रहा है कि इन द गिवन डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाना है तो डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है स्टूडेंट्स, डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में और लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड वाले पार्ट में होता है। ठीक है, यानी कि ये आपका थैलेकॉइड वाला पार्ट है और ये आपका स्ट्रोमा वाला पार्ट है, यानी कि जो आपका प्रॉपर डार्क रिएक्शन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो बिस्को एंजाइम होते हैं, वो सबके सब कहाँ है, स्ट्रोमा में। ठीक है, तो यानी कि स्ट्रोमा आपको डी से डिनोट किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, that is endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, vacuoles are grouped together as endomembrane system। अभी जस्ट हमने पढ़ा, ये थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन है, इट्स ओके, रिवाइज कर लेते हैं हम। गर्ल भी इन सबको मिला करके ही हम क्या कहते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यस, फंक्शन इन सबके क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम तो नहीं है इसमें, यानी कि ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। सो आप जल्दीबाजी में ये क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखिए, एजर्शन सही है बट रीजन तो पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि रीजन में इसने दूसरे सेल ऑर्गेनल को घुसा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, मिसमैच बताना है। गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया सेल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एनिमल सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है, स्मॉल होता है और नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, नॉट प्रेजेंट होता है। और गैस वैक्यूल किसके लिए होती है, बायोएंसी के लिए होती है ये। ठीक है, ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पाई जाती है, सही है ये स्टेटमेंट, बट ये रॉन्ग है। प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स है, यस, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा कहते हैं।
सो आंसर तो इसका सेकंड हो जाएगा मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस की बात करूं तो ये क्या है, आर्की बैक्टीरिया है, यानी कि वेरी प्रिमिटिव। ठीक है, नेक्स्ट मैच करना है। सी थैलेकॉइड जो हमने बनाया था ना, ये हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड बनाया था। अगर उसको मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर ऐसा करके कुछ लगा होता है, कॉम्प्लेक्स 5 इसको कहते हैं। ठीक है, एक तरह के एटीपीएस एंजाइम भी बोलते हैं, एटीपीएस कहते हैं। इसमें हेड वाला पार्ट होता है F1 और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, F0 कहते हैं। ओके, और ये वाली चीज आपको क्लोरोप्लास्ट साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये एटीपी बनाती है, क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनती है। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अब हम मिला लेंगे। F1 पार्टिकल्स आपको कहाँ मिलेगी, तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में तो मिलेगी ए का 4, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। एक्सोनिम हमने पढ़ा, एक्सोनिम सीलिया, सीलिया को जब ऐसे कट करके ट्रांसफर देखोगे तो एक्सोनिम दिखेगा 9+2 एरे जिसमें आपको दिखता है। तो सी का सेकंड हो जाएगा। सी का सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऐसे तो हमारा आंसर आ गया है हिस्टोन्स क्रोमोसोम एंड डी दैट इज थर्ड, यस सिस्टर ने। नेक्स्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर एक नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो किसका सिंथेसिस का एक्टिव साइट है। तो ये बात कर रहा है न्यूक्लियोलस। ये एक्चुअली ये नहीं बोल रहा है कि न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, ये चीजों को आपसे इनडायरेक्ट वे में इट इज आस्किंग कि ये न्यूक्लियोलस का काम क्या है। तो याद रखिएगा ये क्या करता है, आरएनए सिंथेसिस, यानी कि राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करता है। ओके, सो आंसर विल बी थर्ड। क्लियर, नेक्स्ट इज फिर से मैच द कॉलम आया है, और मैच द कॉलम कई सारे इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं नीट के एग्जाम में, तो हम इसको देखेंगे। क्रोमेटिन, यस क्रोमेटिन इज अ कंडेंस शेप ऑफ डीएनए। जब इस लीनियर डीएनए को ऐसे कंडेंस किया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। यानी कि जब ये लीनियर डीएनए क्या होता है, कंडेंस होता है। अंडरस्टूड। क्रिस्टे, क्रिस्टे की बात करूं और सिस्टरने की बात करूं, ओके माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन है, तो इनर वाले का इनफोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं। तो यानी कि क्रोमेटिन के लिए हम क्या लिखेंगे, डी का हो जाएगा 2 और क्रिस्टे हो जाएगा इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 4। सो हम दो ऑप्शन से भी करेक्ट आंसर लगा सकते हैं अगर हमें मिल जाए तो, बी का 4, बी का 4, ओके ए एंड D2, D2, ये देखो ये हमें हमारा करेक्ट आंसर पहले ही मिल गया। सी का 1 सिस्टर्ने डिस्क शेप स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी में, यस एंड थैलेकॉइड फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा, यस ग्रेट। सो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, सो आज के लिए इतना ही, एंड आई रियली होप यू एंजॉय द सेशन। ये पूरे चैप्टर का सार था। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।